हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 का जो अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ, उसी के में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे। और आज का अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेलों का संयोजन। किसी भी वैद्युत परिपथ में हम सेलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं उसको हम लोग को स्टडी करना है। क्योंकि लास्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वहां पर प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण उस टॉपिक को हटा दिया गया है सिलेबस से। लेकिन ये आपका टॉपिक जस्ट सेम है। प्रतिरोधों का संयोजन अगर आपने पढ़ा होता इस साल तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इस प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे और थोड़ा सा क्लास 10 में जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोधों को कैसे संयोजित करते थे किसी वैद्युत परिपथ में, उससे अगर हम लोग थोड़ा रिलेट करेंगे इस टॉपिक को तो बड़े इजीली हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सेलों का संयोजन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, ठीक है, फटाफट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। सेलों का संयोजन हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो सेलों के संयोजन की अगर हम बात करें तो कुल 3 प्रकार से सेलों का हम संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, सेलों के संयोजन की अगर हम बात करें तो कुल 3 प्रकार से सेलों का संयोजन हो सकता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ेंगे हम, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हम सेलों को जोड़ सकते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में सेलों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है हमारा, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में भी हम लोग सेलों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, टोटल 3 तरीकों से वैद्युत परिपथ में वैद्युत सेलों को जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं, दूसरा हम लोग समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं और तीसरा क्या है, हम मिश्रित क्रम में भी सेलों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल ये 3 हमारे टाइप हैं। इन 3 तरीकों से हम लोग वैद्युत सेलों को किसी भी वैद्युत परिपथ में आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 में आपको एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला हम लोगों को जो स्टडी करना है वो क्या है, श्रेणी क्रम में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम में और तीसरा जो आखिरी में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, मिश्रित क्रम में। तो 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो फटाफट जल्दी से नोटबुक में हेडिंग डालिए, श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में हम लोग वैद्युत सेलों को कैसे संयोजित करते हैं हम लोग उसको समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों का संयोजन। वैद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, फटाफट ये हेडिंग आप लोग डाल दीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। और हम लोगों के साथ इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों का संयोजन। श्रेणी क्रम में हम लोगों को वैद्युत सेलों का संयोजन पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको संयोजन करना बता देता हूं, कैसे हम लोग श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों को जोड़ेंगे। ठीक है, हमको पहले वो समझना है, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे वैद्युत सेलों को अटैच करेंगे या जोड़ेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको वही बता देता हूं सबसे पहले कि यहां पर देखिए कई सारे सेल लगे हुए हैं। ठीक है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में अगर आपको सेलों को जोड़ना है तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या है तरीका, कि जो आपकी पहली सेल है, पहली सेल ये है, मान लीजिए फर्स्ट सेल। ठीक है, तो पहली सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, जो आपके सेल होते हैं उनमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो अगर हमको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो पहली सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरी सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरी सेल का ऋणात्मक टर्मिनल किससे जोड़ देते हैं, तीसरी सेल के धनात्मक टर्मिनल से। इसी तरीके से हम सेलों को श्रेणी क्रम में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। जितनी भी सेलें अगर हमको जोड़नी है तो पहली सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरी सेल के धनात्मक टर्मिनल से, दूसरी सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरी सेल के धनात्मक टर्मिनल से, वैसे ही तीसरी सेल का ऋणात्मक टर्मिनल चौथी सेल के धनात्मक टर्मिनल से। इस तरीके से हम लोग सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि माना प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, E मान लिया। प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना मान लिया हम लोगों ने, E। अगर प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E है तो क्या हो जाएगा, अगर प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल E है तो परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल
वाहक बल, ठीक। क्योंकि पूरे परिपथ में हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, सेल जोड़ रखे हैं। अगर हमने सारे सेलों को परिपथ में जोड़ दिया है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, किसी भी परिपथ में हमने सेलों को कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, N इंटू ई, ठीक है, N इंटू ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, ई, और कितने सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो टोटल जो वैद्युत वाहक बल होगा पूरे परिपथ का वो कितना हो जाएगा, N इंटू ई। अब अगर इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये जो सेल है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, R हो, कोई भी एक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, तथा परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध, परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध कितना है, परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध लगा है उसको हमने क्या मान लिया, R है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसको हम लोग निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, मैं लिख देता हूं R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर R प्लस NR। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बहुत सारे सेल हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं लाइन को। यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं जो कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ना मैंने आपको समझा दिया है। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, तो यदि परिपथ में कितने सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेल, N सेल जुड़े, कितने सेल जुड़े हैं, मान लो N सेल, N सेलों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो उनका कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, N इंटू ई। अब यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, और तथा परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध, इन सेलों को अगर हमने एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक बाह्य प्रतिरोध R से इन सभी सेलों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस NR, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या माना है, R, और श्रेणी क्रम में अगर बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, N इंटू R, ये फॉर्मूला होता है। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ध्यान रखिए, यदि बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध, अगर मान लीजिए N प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, NR। तो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, N इंटू R। दोबारा सुन लीजिए, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, NR, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, R, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R प्लस NR, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा मुझको, क्योंकि आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन को और हमको आगे बढ़ाना है। लास्ट लाइन तक आप लोग नोट कर लिए होंगे सभी लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको पता है कितना है, R प्लस NR, ठीक। तो परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा कितनी बहेगी, तुल्य धारा बराबर I इक्वल टू कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल बटे फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अगर परिपथ में हमको कुल धारा प्राप्त करनी है, कितनी धारा बह रही है, तो वो कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल N इंटू ई था, हम लोग निकाल चुके हैं, और तुल्य प्रतिरोध कितना आया है बेटा, R प्लस NR, ठीक है। तो परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू ई, R प्लस NR, ये डेरिवेशन है, आप जरा समझ लीजिए। तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया है, हमको निकालनी है तुल्य धारा की। परिपथ में तुल्य धारा कितनी बह रही होगी, यदि किसी परिपथ में हम लोगों ने बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो उस परिपथ में तुल्य धारा कितनी प्रवाहित होगी, उसको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुल वैद्युत वाहक बल, मतलब परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, डिवाइड बाई तुल्य प्रतिरोध, और उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसकी तुल्य धारा निकल आएगी कि भाई उस परिपथ में तुल्य धारा कितनी बह रही, I इक्वल टू N इंटू ई, R प्लस NR। अब यहाँ पर दो कंडीशन लगती है, उन कंडीशन को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को समझिए आप। पहली कंडीशन है, यदि
आर इज ग्रेटर देन एन आर, मतलब यदि आर इज ग्रेटर देन एन आर हो, मतलब किसी परिपथ का बाह्य प्रतिरोध परिपथ में जुड़े हुए सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो। किसी परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, इस लाइन का मतलब है किसी परिपथ का बाह्य प्रतिरोध उस परिपथ में लगे हुए सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में देखिए I इज इक्वल टू एन ई, अगर R इज ग्रेटर देन एन आर है तो यहां पर से एन आर क्या हो जाएगा, एन आर इक्वल टू 0 लेने पर लगभग हम इसको 0 ले लेंगे, 0 के बराबर क्या बचेगा, एन ई अपॉन आर। समीकरण, ये समीकरण इतना रह जाएगा। अगर इस समीकरण को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, एन आर की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दें बेटा, तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई अपॉन आर। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर का मतलब है ई अपॉन आर, ये है एक सेल के कारण परिपथ में बहने वाली धारा, एक सेल के कारण परिपथ में बहने वाली धारा, एक सेल के कारण परिपथ में कितनी धारा बहेगी, क्योंकि ओम के नियम से आपको पता है ई अपॉन आर क्या होता है, आई। ये क्या है, एक सेल के कारण परिपथ में बहने वाली धारा आई मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल आई मैंने यहाँ पे ले लिया, एक अलग सिंबल दे दिया क्योंकि तुल्य धारा को हमने क्या माना है, स्मॉल आई। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल आई। कहने का मतलब है यदि किसी वैद्युत परिपथ में, इस लाइन को बहुत ढंग से समझेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के, जितने भी सेल उस परिपथ में जुड़े हुए हैं उन सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा है और सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो परिपथ में जो कुल धारा बह रही है वो एक सेल के कारण बहने वाली धारा की कितनी हो जाएगी, एन गुनी। अगर हमने एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध उन सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस स्थिति में एक सेल के कारण परिपथ में जो धारा बहती है एन सेलों को जोड़ देने पर वो धारा कितनी हो जाती है, एन गुनी हो जाती। मतलब हमारे लिए सौदा फायदेमंद होता है। कंडीशन याद रखना, यदि परिपथ का बाहरी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई एन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के क्या हो, ज्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में एक सेल के कारण जितनी धारा बहती है किसी परिपथ में, अगर हम लोग वैसी ही एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो कितनी धारा बहने लगती है, एन गुनी धारा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्मॉल आई इज इक्वल टू एन इंटू आई। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। इसमें दूसरी कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी कंडीशन और आप लोग समझ लीजिए, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कौन सी है उसको समझें। यदि R इज लेस देन एन आर हो, तो अगर R का वैल्यू एन आर से बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, R को लगभग बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। कहने का मतलब ये है कि जो आपका परिपथ है, अगर परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, किसी भी परिपथ का बाह्य प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जिस वैद्युत परिपथ में हमने एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो उन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, वो बाह्य प्रतिरोध से क्या है, ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो कंडीशन क्या थी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये था। ठीक है, अब इस समीकरण में अगर हम इस कंडीशन को पुट कर दें तो यहाँ पर आई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। आर लगभग 0 के बराबर, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन एन आर। एन से एन कैंसिल, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर। ठीक है, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा। और यहाँ पर आपका जो ई अपॉन आर है वो क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा। ई अपॉन आर क्या है बेटा, एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। ठीक है, तो जो आपका ई अपॉन आर है वो क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल से बहने वाली धारा को हमने क्या मान लिया, आई। ठीक, और परिपथ की कुल धारा कितनी है, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई बराबर क्या आ गया, कैपिटल आई। इसका मतलब है यदि अगर आप सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और
परिपथ का बाह्य प्रतिरोध क्या हो, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है, तो उस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर एक सेल से इतनी धारा हमको प्राप्त हो रही है, वो किसके बराबर होती है? n सेलों से प्राप्त होने वाली धारा। n सेलों से हमको कितनी धारा प्राप्त हो रही है? स्मॉल आई। एक सेल से हमको धारा प्राप्त हो रही है कैपिटल आई। तो दोनों क्या होती है? बराबर है। तो उस स्थिति में हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। यदि सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय में याद रखना है कि सेलों का बाह्य प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यदि कम होगा तो हमको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में कोई फायदा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलों का समांतर क्रम। सेलों को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ और मैं आपको अब समझाता हूँ सेलों को समांतर क्रम में हमको जोड़ना है। समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे फटाफट। तो आप लोग हेडिंग डालिए, समांतर क्रम में वैद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम में हम लोगों को वैद्युत सेलों को क्या करना है? संयोजित करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समांतर क्रम में हम वैद्युत सेलों को कैसे संयोजित करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग वो समझ लीजिए कि समांतर क्रम में वैद्युत सेलों को संयोजित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सभी सेलों का जो धनात्मक टर्मिनल होता है, ठीक है, सभी सेलों का जो धनात्मक टर्मिनल होता है, ठीक, हर एक सेल का धनात्मक टर्मिनल हमने लिया और हर एक सेल का धनात्मक टर्मिनल एक साथ जोड़ा और हर एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल एक साथ जोड़ा। ठीक है, और उनको एक बिंदु पर हम लाके एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। सभी सेलों के जो धनात्मक टर्मिनल होते हैं उनको एक साथ और सभी सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को एक साथ जोड़ दीजिए आप। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने डॉटेड बहुत सारे सेलें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी सेलें कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं। n सेलें जुड़ी। टोटल कितनी सेलें हैं? n। और इनको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है और इन सभी को हमने एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ क्या है? जोड़ रखा है। ठीक है, बहुत सारी सेलें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में अगर हम सेलों को जोड़ते हैं तो मैंने आपको बता दिया सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनलों को एक साथ और सभी सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को एक साथ जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से हम क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान लिया? E। और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध है बेटा स्मॉल r। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। और वैद्युत वाहक बल कितना है? वैद्युत वाहक बल E है। कितना है? E। तो परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल होगा E। रीजन? क्योंकि सारे के सारे सेल कैसे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम में अगर सेल जुड़े होते हैं तो उनका कुल वैद्युत वाहक बल भी कितना के बराबर होता है? एक सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की हम लोग बात करेंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने मान लिया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर होगा कैपिटल R प्लस R अपॉन N। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। कैसे आया इसको समझ लीजिए। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है? R। यदि N सेल कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि बहुत सारे सेल हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं और हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। तो इनके आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? R अपॉन N। क्यों? उसका रीजन है, अगर बहुत सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। अगर बहुत सारे प्रतिरोधों को आपने समांतर क्रम में जोड़ रखा है और सभी प्रतिरोधों का मान क्या है? समान है, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। बहुत सारे प्रतिरोध हैं उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है और सभी प्रतिरोधों का जो मान है वो क्या है? R है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध R अपॉन N होगा। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से लिखा है, मैंने अपने मन से नहीं लिख दिया। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
उसके लिए मुझको इसको मिटाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे लगता है सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध आपको पता चल गया। अब हमको निकालनी है तुल्य धारा, परिपथ की तुल्य धारा। तुल्य धारा, तुल्य धारा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू होगा कुल वैद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, कुल वैद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। हमको परिपथ की तुल्य धारा ज्ञात करनी है, तो परिपथ का कुल वैद्युत वाहक बल रख देंगे और परिपथ की तुल्य धारा रख देंगे तो निकल आएगा। तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, कुल वैद्युत वाहक बल है E, मैं आपको बता चुका हूं। और तुल्य प्रतिरोध ये दिया गया बेटा, तुल्य प्रतिरोध कितना है बेटा, R प्लस स्मॉल r अपॉन n। ठीक है, इसको ही हमको सॉल्व करना है अलग अलग स्थितियों में, दोनों स्थितियों को हम निकालेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर ही रहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है वही जो मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में रखता हूं। पहली कंडीशन मान लीजिए R इज ग्रेटर देन R अपॉन n। इस कंडीशन का मतलब है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, किसी भी वैद्युत परिपथ में अगर बहुत सारे सेल कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध उन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा। बहुत सारे सेलों को आपने समांतर क्रम में जोड़ रखा है और उन सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध हो वो सेल के बाह्य प्रतिरोध से क्या हो, कम हो। उस स्थिति में तो क्या करते हैं, R अपॉन n को लगभग हम लोग क्या मान लेंगे, 0 के बराबर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अगर R अपॉन n को लगभग 0 के बराबर मान लिया तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इस समीकरण में, तो I बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन R, और ये 0 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, तो I बराबर क्या आ गया, E अपॉन R। मतलब जो तुल्य धारा आएगी वो क्या आएगी, आपकी तुल्य धारा परिपथ में एक सेल की वजह से बहने वाली धारा के बराबर होगी। मतलब समांतर क्रम में यदि आप सेलों को जोड़ते हैं और सेल का बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो तो हमको कोई फायदा नहीं होता। तुल्य धारा उतनी ही होती है जितनी एक सेल को जोड़ने पर हमको प्राप्त होगी। ठीक है, एक सेल को जोड़ने पर जितनी धारा हमको प्राप्त होती है उतनी ही n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको धारा प्राप्त होती है, तो हमको कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे, सेकेंड कंडीशन यदि R इज लेस देन R अपॉन n। इस कंडीशन को अब आप लोग समझिए, इस कंडीशन को हम लोग समझेंगे। कंडीशन क्या दी गई, यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोधों से क्या है, कम है। जो सेल आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान सेल के बाह्य प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, R को निगलेक्ट कर देंगे, R लगभग हम क्या मान लेंगे, 0। और इसको अगर आप 0 मानोगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले अगर R की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, E अपॉन R अपॉन n। क्या आ जाएगा, I इक्वल टू E अपॉन R अपॉन n। n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, n E अपॉन R। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगा, इसको मैं जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो I इक्वल टू आ गया n E अपॉन R। कहने का मतलब एक सेल से कितनी धारा बह रही है, ये E अपॉन R क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू I के बराबर। ये I क्या है, एक सेल के कारण बहने वाली धारा। एक सेल के कारण परिपथ में बहने वाली धारा, एक सेल के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वो किसके बराबर होती है, उसके n गुना हो जाती है। परिपथ में जो अब कुल धारा बहेगी वो एक सेल के कारण बहने वाली धारा के क्या हो जाएगी, n गुना। तो कंडीशन बदल गई। यदि परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान यदि कम हो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में अगर हम लोग सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपकी जो तुल्य धारा होगी उसका मान n गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर एक सेल से आपको कैपिटल I धारा प्राप्त हो रही थी तो समांतर क्रम में अगर हम सेलों को जोड़ दें, कब, जब बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो, कम हो, तो आपको n गुनी धारा परिपथ में प्राप्त होगी। तो स्मॉल I इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू कैपिटल I। और कैपिटल I क्या है, एक सेल के कारण परिपथ में बहने वाली
धारा। तो जब भी आप समांतर क्रम का संयोजन करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो। और यदि आप लोग सेलों का श्रेणी संयोजन करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो। विपरीत परिस्थितियों में सेलों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन मैंने आपको बता दिया है। और ये वीडियो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा था, इसी वजह से जो आपका मिश्रित संयोजन है वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, अभी तक आप लोग इन दोनों संयोजन को अच्छे समझ लें और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और अब जो मिश्रित संयोजन बचा है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और